अस्सलाम। तो हम करेंगे हमारे जो एलर्जिक रेनाइटिस की एक और टाइप दैट है जो भी बाकी नॉन एलर्जिक फॉर्म्स ऑफ रेनाइटिस है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक हमने किया एलर्जिक रेनाइटिस जो मेजर ग्रुप है, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे नॉन एलर्जिक रेनाइटिस जिनमें रेनाइटिस की सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं लेकिन एलर्जी उसका कॉज नहीं होती। तो उसमें हमारे पास एक तो था विजोमोटर रेनाइटिस जो कि आपका मेनली इमोशनल स्टिमुलाई से रिलेटेड था और आपका पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जब जब इंक्रीज होता था तो इट लीड्स टू रेनाइटिस। और अब हम करते हैं हमारे पास जो बाकी नॉन एलर्जिक फॉर्म्स ऑफ रेनाइटिस है अदर देन वेजोमोटर रेनाइटिस, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक हमने एक्यूट रेनाइटिस, क्रॉनिक रेनाइटिस, एलर्जिक एंड वेजोमोटर कवर कर लिए। सब में डिफरेंस है, आपको आना चाहिए। किसी को कोई भी मसला होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। तो बाकी नॉन एलर्जिक फॉर्म रेनाइटिस सबसे पहले है हमारा ड्रग इंड्यूस्ड रेनाइटिस। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेजल म्यूकोजा में देर इज अ रिच ब्लड सप्लाई और ब्लड सप्लाई में वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ब्लड के एरिया हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनोसाइड्स। अब क्या होता है कि हमारे पास जब जब इन साइनोसाइड्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तब तब आपके नेजल म्यूकोजा में एक्सेसिव सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगे और आपका नेजल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगी, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी विच विल लीड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक तो हमने कहा था कि इमोशनल स्टिमुलाई जब होता है तब तब ये होता है, वो हमने वेजोमोटर में पढ़ लिया। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं विच मिमिक द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और वो क्या करती हैं कि वो इंक्रीज कर देती हैं यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, जिसके रिजल्ट में या फिर कोई ऐसी ड्रग्स जो यहाँ पर सिम्पैथेटिक सप्लाई को ब्लॉक कर दे। यहाँ पर कहाँ पर? नेजल म्यूकोजा में। नेजल म्यूकोजा में सिम्पैथेटिक सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास जितनी भी वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी, वो भर जाएंगी विद ब्लड एंड सिक्रीशंस प्रोड्यूस होना इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में आपको पता है सिक्रीशंस इंक्रीज होती हैं। तो उस तरह की जो रेनाइटिस होती है उसे हम ड्रग इंड्यूस्ड रेनाइटिस कहते हैं, जिसमें वी हैव सबसे पहले रेजरपीन, ग्वानिथिडीन, मिथाइल डोपा, ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। रेजरपीन है, ग्वानिथिडीन, ये सारे आपके ब्लॉकर्स हैं और इसकी वजह से आपकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, कोलिनर्जिक सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और आपके जो है सिम्टम्स ज़्यादा आने लग जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और कोलिनर्जिक सप्लाई को डायरेक्ट इंक्रीज करती हैं। ये करती थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई को डिक्रीज। अब अगर हम कोलिनर्जिक सप्लाई को डायरेक्ट इंक्रीज कर दें तो भी हमारे पास साइनसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज इन एनी केस जो यहाँ पर सिलसिला चल रहा है वो ये है कि कोलिनर्जिक के पास सिंपैथेटिक सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। और तीसरी हमारे पास जो हमारी ड्रग्स है ऑफ द ये अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो भी ईस्ट्रोजन वगैरह में प्रेजेंट होता है, उनका भी एक फंक्शन होता है कि वो भी आपकी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और स्टफिनेस कर देती हैं, इंक्रीज इन सिक्रीशंस करती हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन वगैरह जो होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया ड्रग इंड्यूस्ड रेनाइटिस। तीन तरह के ग्रुप्स हैं इसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉकर्स, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटर्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अच्छा, अब है हमारे पास दूसरी रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इस सारों में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये आपकी एससीक्यू में 2 नंबर या 1 नंबर का जितना भी तवाना हो पार्ट के तौर पे आता है। और ये क्या है बेसिकली, हमारे पास हम जब जब हमने पढ़ा है कि यहाँ पर कंजेशन होती है नेजल म्यूकोजा में, जब जब हमने पढ़ा इंक्रीज इन डिस्चार्ज होता है और स्टफिनेस होती है तो हम देते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स। ऐसे ही है ना, नेजल डीकंजेस्टेंट देते हैं तो वो जो है वो आपकी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं और सप्लाई को, ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करती हैं, तो जिसकी वजह से सिक्रीशंस भी डिक्रीज होती हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट्स का एक ये काम होता है कि अगर उनको ओवर यूज किया जाए तो रीबाउंड फिनोमेना हो जाता है, यानी कि वो अपना एक्शन करने के बजाय अपने एक्शन के ऑपोजिट एक्शन करने लग जाती हैं और इंक्रीज्ड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि दे हैव प्रोड्यूस अ रीबाउंड फिनोमेना, ठीक है जी। तो आपका रीबाउंड फिनोमेना हो जाता है इनकी वजह से। तो इस रीबाउंड फिनोमेना को प्रिवेंट करने के लिए एक तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स को नॉर्मल अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए और अगर ये हो जाए तो फिर फौरी तौर पे इनको स्टॉप करके एक सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स और टॉपिकल स्टीरॉइड्स का शॉट देना है जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा ये इतना ज्यादा हो जाए कि म्यूकोजा ही हाइपरट्रोफी कर जाए। तो दिस इज नॉन एज रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा जो नेजल डीकंजेस्टेंसी होता है। तो फिर रेनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हमारे पास हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है कि आपकी स्टफनेस ऑफ नोज और डिस्चार्ज वगैरह इंक्रीज हो चुका होता है। तो उसमें फिर हमें ये करना होता है कि हम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और फीटस को हार्म ना हो फिर ऐसी मेडिसिन देते हैं और हल्की फुल्की सर्जरी करते हैं बिकॉज प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस है वो कर देते हैं। अब होता है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह का लेवल इंक्रीज हुआ होता है तो दे कैन कॉज रेनाइटिस, तो उसको रेनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इमोशनल रेनाइटिस मैंने भी आपको बताया, जिस तरह हमने वेजोमोटर में पढ़ा कि कोई भी साइकोलॉजिकल स्टिमुलस आता है, एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में जाते हैं, एकदम आपको रोना आता है, साथ बहुत ज़्यादा स्टफनेस ऑफ नोज शुरू हो जाती है। तो इसमें आपके जो इमोशनल रेनाइटिस है ये आपके एक्सट्रीम ऑफ इमोशनल चेंजेस में आता है और इसमें आपको अपने इमोशंस ही कंट्रोल में रखने होते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत होती है। रेनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, जो आपका थायराइड हार्मोन है ना, ये आपकी ब्लड सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखते हैं, जो थायरॉक्सिन वगैरह है,
अब अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे फंक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, जिसमें से एक फंक्शन नेजल म्यूकोजा का है कि उसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होके आपकी वो कर देती है, रेनाइटिस कर देती है, बिकॉज थायरॉक्सिन जो है ना वो सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट है, उसके सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करने की थोड़ी बहुत एबिलिटी है। तो जब वो नहीं होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम मिमिक नहीं होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, तो रेनाइटिस हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें थायराइड हार्मोन देना जरूरी है हमारे लिए। फिर गस्टेटरी रेनाइटिस, आपने देखा होगा अक्सर स्पाइसी फूड्स खाने के बाद आपको एकदम से बहुत ज़्यादा स्पाइसी होकर आंसू भी आने लग जाते हैं और आपकी ये अपना नाक भी बहने लग जाती है। वो इस वजह से होता है बिकॉज आपके जब गस्ट्रेटरी स्पाइसी फूड जाके आपकी कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि आपकी जब खाना अंदर गया ना तो आपकी जीआईटी में सिक्रीशंस एकदम से इंक्रीज होती हैं। तो वो जीआईटी की जो सिक्रीशंस इंक्रीज होती हैं वो इंक्रीज इन कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है। तो वही कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन आपकी आईज में और आपकी नोज में चली जाए तो वहाँ पर भी सिक्रीशंस इंक्रीज करने लग जाती है और आपको गस्टेटरी रेनाइटिस हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज नॉन एयर फ्लो टाइप ऑफ रेनाइटिस। ये आपके जो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी नाक जो है वो एयर फ्लो के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, नॉर्मली क्या है नोज इज द पैसेज ऑफ एयर वे, जिन लोगों में ट्रेकियोस्टमी हुई हुई होती है उनमें नोज इज नॉट यूज्ड एज द मेजर एयर वे, या फिर लेरिंगेक्टमी हुई हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जब नोज एयर फ्लो के लिए इस्तेमाल नहीं होती तो उसकी जो सिक्रीशंस है वो भी वहाँ पर स्टैटिक होती जाती हैं, वहाँ स्टेगनेंट हो रही हैं, वहीं पर पड़ी हुई है, डिस्चार्ज भी वहीं पर पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से हाइपरट्रोफी ऑफ द ग्लैंड्स, हाइपरट्रोफी ऑफ द एरिया होने लग जाता है और वो सारा का सारा आपके ग्रेनाइटिस के सिम्टम्स और फिर वो आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी नाक में एयर फ्लो नॉर्मल नहीं है, अगर कोएनल एट्रीजिया यानी कि आपका जो नाक का पोस्टीरियर पोर्शन है कोआना, यहाँ पर अगर कोई मसला है या फिर आपकी नाक ऑब्स्ट्रक्ट है ड्यू टू एनी रीजन, एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया, एडिनॉइड्स ने आपकी नाक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, एयर फ्लो नहीं नॉर्मल, तो उसकी वजह से आपकी सिक्रीशंस वहीं पर स्टैटिक होती हैं, स्टेगनेंट होती हैं, तो इट कैन कॉज रेनाइटिस सिम्टम्स। ठीक है, तो उसमें आपको फिर आप कंडीशन को कॉज को ठीक करना है। यहाँ तक हमारा ये भी खत्म होता है। अभी तक कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।